हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 11th ऑफ अगस्त टू 15th ऑफ अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा ये पूरी सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस पूरी सीरीज में आपको एक क्रिस्पी क्रिस्पी यानी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारा आपको मिलने वाला है। और अगर आपको हमारा एफर्ट या हमारा प्रयास पसंद आता है तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप इस वीडियो को, इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचा सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर का एक फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था, या फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड किया गया है एज अ महारत्न कंपनी। एज इट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि 13th महारत्न कंपनी बन चुकी है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओएनजीसी विदेश को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो दो कंपनियां ध्यान रखना है, एज इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। इसे ये दोनों कंपनियों क्रमशः महारत्न और नवरत्न प्राप्त करने वाली कंपनियां हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेकेंड न्यूज में मासी नाम के एक ऐप के बारे में। ये जो मासी नाम का जो ऐप है ना, ये पर्टिकुलरली क्यों डेवलप किया गया है, तो एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसने इस ऐप को डेवलप किया है, जो कि पूरी तरह से मॉनिटर करने वाला है, या आप ऐसा कहें इंस्पेक्शन करने वाला है चाइल्ड केयर संस्थानों को। तो चाइल्ड केयर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थान है, उन सभी का इंस्पेक्शन करने के लिए एक ऐप बनाया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा। क्या नाम है? मासी, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। अच्छा, एनसीपीसीआर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएंगी? प्रीवियस लेक्चर से मिल जाएंगी। तो सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से कवर कर लें। ठीक है। एक्सरसाइज मालाबार के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज मालाबार ये सबसे पहली बार 1992 में स्टार्ट की गई थी। ये इंडिया और यूएस के बीच की एक आप ऐसा कहें बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच की। इसके बाद करंटली आपको मैंने बताया 2015 में जापान भी इसका मेंबर बन गया, और 2020 तक आते आते ऑस्ट्रियन नेवी भी ज्वाइन करती है। ऑस्ट्रेलियन आप ऐसा कहें, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी ज्वाइन कर लिया। इस तरह से करंटली टोटल कितने, एक सेकेंड, तो करंटली अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जापान तो हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे सिंगापुर सिंगापुर और आपका यूएस तो ऑलरेडी इसका हिस्सा है ही। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे इसका, या आप ऐसा कहें कि मालाबार एक्सरसाइज का 31st एडिशन रिसेंटली हुआ। और ये कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सिडनी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप इजिली ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी ल्यूना 25 स्पेस क्राफ्ट के बारे में, जो कि रशिया का एक स्पेस क्राफ्ट है, जो कि मून की सतह कैसी है इसका एक्सप्लोरेशन, या आप ऐसा कहें कि मून को या चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए ये पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट रशिया के द्वारा भेजा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने प्रीवियस लेक्चर से कवर भी की होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि इंडिया ने ऑब्जर्व किया है थर्ड जेवलिन थ्रो डे। ये क्यों मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा नाम के एक जेवलिन थ्रोवर हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है।
गोल्ड मेडल हासिल किया। और गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ ही इन्हीं के दिन दिन पर, जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसी दिन से जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाने लगा। ये कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाता है। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में कितना लंबा इन्होंने फेंका था, भाला फेंका था, तो आपको ध्यान रखना है 87.58 मीटर। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। आज की न्यूज़ जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और कई पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ेस हैं, बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस या फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या हमारे देश के ये जो लॉज हैं उनके उनके बारे में भी हम लोग बात करें। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़। रिसेंटली आप सभी को पता होगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप सभी को उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्टिकुलर स्वतंत्रता दिवस 76th ईयर है हमारी भारत की आज़ादी का, और हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन इस साल किया है। इसकी थीम क्या रही है? एज इट इज इम्पॉर्टेंट है। थीम इस साल की क्या रही है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मतलब हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम होगा। प्रत्येक प्रायोरिटी हमारे राष्ट्र को मिलनी चाहिए। ये किसका पार्ट है? ग्रैंड आजादी का अमृत महोत्सव फेस्टिविटीज का ये पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर स्वतंत्रता दिवस में जो चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो वो स्पेशल गेस्ट कौन थे? तो 510 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बुलाए गए थे 22 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर स्वतंत्रता दिवस है, लाल किला दिल्ली में इसकी फ्लैग होस्टिंग की गई। और इसमें स्पेशल इनवाइटीज कौन थे? तो सरपंच ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस के सरपंच, टीचर्स, नर्सेस, फार्मर्स, फिशरमैन, इन सभी को इनवाइट किया गया था इस सेलिब्रेशन में। इसके साथ साथ लगभग 1800 लोगों को इनवाइट किया गया था डिफरेंट सेक्टर से, फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ये विजन देखती है कि हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो देश का कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जन भागीदारी होना बहुत जरूरी है। यानी कि जनता का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। इस इस थीम को, इस मुद्दे को नजर रखते हुए उन्होंने इन सभी, चाहे वो सरपंच की बात करें, चाहे आप टीचर्स की बात करें यानी शिक्षकों की बात करें, चाहे आप नर्सेस की बात करें, चाहे वो किसानों की बात करें, इन सभी को इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बुलाया गया था एज अ स्पेशल इनवाइटीज। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्वतंत्रता दिवस की ये खास बातें रही। इस पर्टिकुलर स्वतंत्रता दिवस में 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10वीं बार एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है 14 अगस्त को प्रत्येक साल पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। एज इट इज इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 14 अगस्त। ये 14 अगस्त क्या है? तो 14 दिवस, जिसको आप जानते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये पर्टिकुलर ये दिवस या ये दिन सबसे पहले 2021 से सेलिब्रेट किया जाने लगा। 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इस पर्टिकुलर दिन को याद रखने का एकमात्र कारण यह है कि देश के विभाजन के कारण जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जिनको अपने मूल से उखाड़ दिया गया, उन सभी की स्मृतियों को याद करना, उन सभी को श्रद्धांजलि देना, ऐसा कुछ उद्देश्य रहा है। इस वजह से 2021 से प्रत्येक साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस या पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। आपने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी गदर मूवी आपने देखी होगी। गदर मूवी में सबसे पहला सीन जो दिखाया जाता है वो क्या है? पार्टीशन का ही दिखाया जाता है। अगर आपने देखा हो तो पार्टीशन आप याद करिए, जिसमें जिसमें सनी देओल साहब वो हैंड पंप उखाड़ते हैं, और फिर जो थोड़े बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि लोग, पार्टीशन जब हो रहा था तब लोगों को कई तरह के डिफरेंट सेक्ट्स के लोगों को क्या करना पड़ा था? अपने पैतृक गांव, कस्बों और शहरों को छोड़ना पड़ा, और एज अ शरणार्थी के रूप में वो नए सिरे से पाकिस्तान में गए और वहां जाकर शरण ली। तो आप कह सकते हैं कि मतलब किसी व्यक्ति, आप सोचिए कि आज आपका घर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, और अचानक कि आप इस देश के अब नागरिक नहीं हैं, आप अब दूसरे कंट्री में रहने जाइए, तो वहां पर तो आपके लिए सब कुछ बिल्कुल नया होगा। आप किस तरह से मूव ऑन करेंगे, ये अपने आप में मेंटली और साथ ही साथ आप ऐसा कहें कि साइकोलॉजिकली भी ये बहुत इफेक्ट करता है। तो लोग लोग एक जगह से दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में जा रहे थे, यानी पाकिस्तान जब कुछ लोग गए तो वहां पर
सब कुछ सारी फैसिलिटीज उस तरह से उपलब्ध नहीं थी, है ना, सारी चीज़ों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का अलग था, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। तो वहाँ पर जब लोग गए तो उनको कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, और कई तरह के युद्ध आपने देखे होंगे कि वो ट्रेन में लटक लटक कर लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ सीन गदर मूवी में दिखाया गया, और वो सच है। लगभग लगभग इससे 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, यानी कि 20 मिलियन लोग लोग प्रभावित हुए इस विभाजन के कारण। इस वजह से पार्टीशन हॉरर को याद करने के लिए ये पर्टिकुलर दिवस 14 अगस्त को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारी बातें आप इमेजिन कर पाए होंगे कि 20 मिलियन लोग अपना घर बार छोड़कर किसी तरह से किसी दूसरे देश में जाकर बसते हैं, और इस तरह की समस्याएं होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं, किसी तरह के मतभेद और मनभेद दोनों थे उस समय पर। तो लोग किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकली या किसी भी तरह से इफेक्ट जरूर हुए थे, प्रत्येक गांव शहर के लोग, चाहे वो कोई भी हो। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर ने रिसेंटली अप्रूव किया है, सेंटर ने रिसेंटली अप्रूव किया है क्या? सेंटर अप्रूव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु। एक नया स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं कि सबसे आपका जो स्पेस पोर्ट एक जो मौजूद है वो कौन सा है, तो सतीश धवन, आपने सभी सुना होगा, आपने सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ मौजूद है? ये श्रीहरिकोटा में मौजूद है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये मौजूद है। और ये स्पेस पोर्ट ऑलरेडी हमारे भारत के पास है, यहीं से सारे लॉन्चेस किए जाते हैं, जैसे कि अभी आपको देखने को मिला चंद्रयान। वैसे ही एक नया स्पेस पोर्ट जहां से सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी स्पेसिफिकली, तो वो एक नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो कहाँ, तो तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, कुला कुलाशेका कुलाशेका कुलशेखरा, आप ऐसा याद रखें, कुलशेखरा कुलशेखरा पत्तिनम पत्तिनम, तो ध्यान रखें कुलशेखरा पत्तिनम, ऐसा कुछ है ना। इस पर्टिकुलर जगह में तमिलनाडु का की एक प्लेस है जिसका नाम है कुलशेखरापत्तनम, क्योंकि वहां इसी तरह के नाम होते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेस में ये नया स्पेस पोर्ट बनाया जाने वाला है भारत का। तो वो आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इसके अलावा एक और स्पेसिफिकेशन इसका क्या है, एक और स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जो पर्टिकुलर आपका इस कुलशेखरापत्तनम नाम का ये जो स्पेस पोर्ट है, यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी जितनी भी स्मॉल सैटेलाइट्स है ना, स्मॉल सैटेलाइट्स स्मॉल सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। हैवी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग अभी भी कहाँ से होगी, सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी, जबकि स्मॉल सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कहाँ से होगी, कुलशेखरापत्तनम से की जाएगी, तमिलनाडु में, जो कि मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इनसे रूबरू होंगे, और आपको ये याद रहनी चाहिए, कुलशेखरापत्तनम तमिलनाडु स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SSLV की सारी लॉन्चिंग यहीं से की जाएगी। यही सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है, इसका एलोकेशन भी दिया हुआ है, लगभग कितना रहा है, स्पेस में कितना एलोकेशन है, वो सारी बातें भी यहाँ पर दी गई हैं। सिर्फ इतनी ही चीज़ थी जानने के लिए, सिर्फ इतना ही अभी ध्यान रखते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वो है क्या, वो न्यूज़ है, गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू एक्सक्लूड CJI फ्रॉम द पैनल टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, आपने नाम सुना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। आपने सभी ने ECI का नाम सुना होगा, मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है MPPSC या MPSI, या फिर आप ऐसा कहें किसी और अदर एग्जाम के एस्पिरेंट ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि MPPSC MPSI के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन, कई बार मैंने क्योंकि बता दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके जो अदर मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति के बारे में एक रिसेंटली एक बिल पेश किया गया है ना, संसद में एक बिल पेश किया गया जिसमें से ये कहा गया कि इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, पूरी बात समझना है, इनका जो अपॉइंटमेंट यानी कि जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में एक पैनल होता है,
एक पैनल होता है, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर बात करें स्पेसिफिकली तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अदर मेंबर्स, यानी जिनको आप कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं, लेकिन एक पैनल की रिकमेंडेशन पर करते हैं। उस पैनल में ऐसा कहा गया है, ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि उस पर्टिकुलर पैनल में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए। एक्सक्लूड मतलब उस पर्टिकुलर पैनल से बाहर कर दिया जाए, यानी मतलब कि इनका रोल नहीं होना चाहिए उसमें, तो उस पैनल से बाहर करने का काम किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये बिल पेश किया है संसद में, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर मेंबर यानी इलेक्शन कमिश्नर का, वो उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो ऐसी कुछ बात कही गई है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप सभी की संतुष्टि के लिए। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च के फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यकारी शाखा के किसी भी हस्तक्षेप सुरक्षित करने का इरादा किया था। न्यायालय ने निर्धारित किया था कि नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। The court had determined that the appointment would be carried out by the president based on recommendation of a committee consisting of prime minister, leader of opposition in Lok Sabha and chief justice of India। आप समझना क्या हो रहा है? इसके पहले कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंड किया था, अब ये पुरानी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंड किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट साहब करेंगे इनकी नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन में? तो रिकमेंडेशन होगी एक कमेटी की, ध्यान रखना है, एक कमेटी, वही मैं जो बोल रहा हूँ, कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जिसमें कौन कौन मेंबर मौजूद होगा? तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मुख्य रूप से मौजूद होंगे, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा, लोकसभा, और साथ ही साथ तीसरा व्यक्ति जो होगा वो सीजेआई होगा। तो इनका कहना क्या है? अभी जो गवर्नमेंट ने क्या बिल इंट्रोड्यूस किया? तो गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि इस पर्टिकुलर कमेटी में सीजेआई को हटा दिया जाए, ऐसी कुछ बात की जा रही है, इसलिए ये बिल पेश किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक खोज समिति, वही सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है, जिसमें चुनावी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले सचिव से कम 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। 5 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद यह सूची मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श के लिए चयन समिति को प्रस्तुत की जाएगी। सिंपल सी बात थी, जितनी सारी चीजें थी मैंने आपको बता दी। एक न्यूज थी पर्टिकुलरली, आपको अब ध्यान क्या रखना है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीजेआई का कोई रोल नहीं रहेगा नियुक्ति में। किसकी नियुक्ति में? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सीजीआई का कोई रोल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत ली है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। ये पर्टिकुलर इंडियन हॉकी टीम ने डिफीट किया है मलेशिया की टीम को और ये खिताब जीता है फॉर द 4th टाइम। चौथी बार ये खिताब जीत चुकी है भारतीय टीम। ठीक है, चेन्नई में राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसका फाइनल कराया गया था। 4 ट्रॉफी टाइटल के साथ इंडिया इज द फर्स्ट स्पॉट इन द हिस्ट्री ऑफ टूर्नामेंट। तो पहली बार ये टूर्नामेंट में फर्स्ट स्पॉट हासिल कर सकी। पाकिस्तान को 3 टाइटल मिले हैं, इज इन द सेकंड स्पॉट नाउ, एंड जापान हैज 3rd। तो कंसेक्यूटिव 3 स्पॉट मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन लॉर्डेड टीम इंडिया। चीफ मिनिस्टर और एम.के. स्टालिन, है ना, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और एम.के. स्टालिन साहब ने टीम इंडिया को बधाई दी है उनकी जीत पर और 1.1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? इतनी सारी चीजें आप ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये प्रतिस्पर्धा चेन्नई में आयोजित की गई। इसके अलावा फोर्थ टाइम इंडिया ने यह खिताब जीता है। जिनको हिंदी में चाहिए कंटेंट, उनके लिए यहाँ पर हिंदी में भी मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में, सागर जिले में
संत रविदास टेम्पल बनाया जा रहा है। इसकी नींव, फाउंडेशन नींव रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। तो ध्यान क्या रखना है, सागर मध्य प्रदेश में, सागर मध्य प्रदेश में संत रविदास, जिनको आप रैदास के नाम से भी जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रैदास के नाम से भी आप जानते हैं, इनका एक टेम्पल बनाया जा रहा है। कहाँ? सागर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा रैदास जी के बारे में और जानने का प्रयास करें तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर इनके बर्थ की बात करें तो ऐसा माना जाता है इनका बर्थ लगभग 1376 ईस्वी में, 1376 ईस्वी में वाराणसी के गोवर्धनपुर, 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 वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगर इनकी डेथ के बारे में बात करें तो इनकी डेथ भी कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो ये भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक रहे, यानी कि प्रमुख हिस्सेदारी इन्होंने निभाई। इनके गुरु का नाम अगर हम लोग बात करें तो इनके गुरु कौन थे? तो गुरु का नाम ये आपको ध्यान रखना है एज इट इज स्वामी, स्वामी रामानंदाचार्य, रामानंदाचार्य। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें स्पेसिफिकली इनकी माता का नाम तो कर्मा देवी, और फादर कौन थे? तो फादर की बात करें तो संतोख दास, ऐसा कहा जाता है, संतोख दास। अगर इनकी वाइफ के बारे में बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया लोना देवी, लोना देवी, और इनका एक पुत्र भी था। इनके बारे में जरूर आप ध्यान रखेंगे, पुत्र के बारे में ये स्टार मार्क कर ले, पुत्र के बारे में श्री विजय दास, श्री विजय दास। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जूते बनाने का काम करते थे। क्या काम करते थे रैदास या रविदास जी? जूते बनाने का, या चर्मकार, क्योंकि ये चर्मकार थे इसलिए जूते बनाने का काम करते थे। इनका जन्म जब हुआ तो नॉर्थ इंडिया में, उस समय नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम मुस्लिम रूल चल रहा था, मुस्लिम रूल चल रहा है। आप देख रहे हैं इनका जन्म लगभग 1376 के आसपास होता है। और अगर आप अच्छे से याद करें तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कि उस समय पर मुस्लिम रूल हमारे इंडिया पर चल रहा था। हालांकि उस समय पर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत का शासन था, दिल्ली सल्तनत, आप ऐसा कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रूल कर रहे थे। और उस समय पर एक कैंपेन भी चलाया जा रहा था इस समाज के द्वारा कि कई लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन जिस समय इनका जन्म होता है उस समय पर अत्याचार, गरीबी और भ्रष्टाचार और शिक्षा पूरी तरह से समाज में फैली हुई थी। और जब इनका जन्म होता है तो ये नकारते हैं और भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी के अगर आप मेंस की बात करें, मेंस में तो आपको इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो आप जरूर डिटेल में पढ़िए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। रविदास की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो संत रविदास ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज में भेदभाव को दूर कर, भेदभाव भी कैसा? जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव यानी कास्ट के बेसिस पर जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा था उसको दूर कर सामाजिक एकता यानी कि सोशल यूनिटी पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी थी इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने अपने दोहों और पदों के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया। इन्होंने, इनका कहना था, एक दोहा मुझे याद आता है कि इन्होंने कहा है कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकों नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच या दरिद्र नहीं होता है, क्योंकि उस समय पर समाज नीच और दरिद्र यानी कि समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें नीच या दरिद्र मानता था। इस वजह से उन्होंने ये लिखा है, और वो आज के समाज में भी एक तरह से फिट होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि इस दोहे के माध्यम से रैदास जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जन्म से नीच या दरिद्र नहीं होता है। वह नीच या दरिद्र तब होता है जब उसके कर्म अच्छे ना हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो कर्म से नीच होता है, कर्म से दरिद्र होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसा कुछ मानना था संत रविदास जी का। और उन्हीं का एक टेम्पल, एक मंदिर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के एक जिले जिसका नाम क्या है? सागर। मुझे उम्मीद है कि सारी बातों से आप
आपको समझ में आई होगी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको इसके माध्यम से देखने को मिली होगी। चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। हालाँकि बहुत सिंपल सी है बातें, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश में संत रविदास के मंदिर सह स्मारक की आधारशिला रखी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। समरसता की भावना से ओतप्रोत है उनका यह स्मारक, क्योंकि इसमें 20,000 से अधिक गांवों और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है कि 20,000 से अधिक गांव और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग इसमें किया गया है। मंदिर में 10,000 फुट नागर शैली में ये बनाया जाता है। तो देखिए 3 तरह की स्टाइल होती है, टेम्पल आर्किटेक्चर 3 तरीके से का होता है। तो नागरा स्टाइल जो है ये पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है, जबकि अगर बात करें द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये साउथ में यानी साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली प्रचलित है। और अगर एक तीसरा बात करें हम तो एक होता है आपका बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि डेक्कन रीजन में पर्टिकुलरली फेमस है। और बेसर जो है वो नागरा और द्रविड़ा का सम्मिश्रण है, आप ऐसा कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री की क्लास में या फिर कुछ अलग टॉपिक की मदद से नागरा, द्रविड़ा और बेसर के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बता दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको जानने की अभिलाषा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली अमित शाह ने एक बिल पेश किया जो कि मेजर चेंज करता है ब्रिटिश एरा की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ब्रिटिश एरा में मैंने जैसा कि आपको जब आपको यूसीसी पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि कुछ लॉज हैं, जिनमें से एक प्रमुख लॉज आप देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एक आप देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों के बारे में मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बताया था। 1861 और ये 1860 का ये पर्टिकुलरली एक्ट तब से ये फॉलो किया जा रहा है हमारे भारत में, यानी आईपीसी 1860, सीआरपीसी कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 1861 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये जो एक्ट है। कई तरह के एक्ट हमारे क्राइम, मैंने आपको बताया था क्रिमिनल मैटर्स को सॉल्व इन पर्टिकुलर कोड के माध्यम से किया जा रहा है। इन सभी को यूनिफाई करने की जद्दोजहद नहीं थी। जद्दोजहद जो यूसीसी की जो जद्दोजहद है वो किसके लिए था, मैंने आपको बताया था फैमिली मैटर्स में स्पेसिफिकली, ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो सिविल मैटर्स को, जितने भी सिविल मैटर्स हैं उन सभी को यूनिफाई करना है पूरे भारत में। इस पर जद्दोजहद चल रही थी, जिसमें से एक फैमिली मैटर्स एक प्रमुख हिस्सा है बस मात्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो क्रिमिनल मैटर्स को यूनिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनको यूनिफाई तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिफाइड है पूरे देश में, एक तरह से इन्हीं पर बेस्ड होकर सारी चीजें चल रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों को समझते होंगे और इन्हीं को, क्योंकि ये तब का सिस्टम चला रहा है तो आज का समाज, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न रूल्स होने चाहिए और कई तरह की चीजें जो कि पुरानी हैं उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी चेंज मांगती है। इसीलिए 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जिसमें से आईपीसी का नया नाम कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को कर दिया गया भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि आज की सोसाइटी से के लिए जरूरी हैं। और इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उनकी एक बहुत डिटेल में लिस्ट है, क्योंकि वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें की थी वो सारी चीजों की लिस्ट हमने यहीं पर देख ली। पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही निकाला जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि सारी चीजें जानना एटलीस्ट जरूरी है, पढ़ना एटलीस्ट जरूरी है। भले आपको बहुत समय तक वो चीजें ना याद रहे, आप ना लिख पाए, लेकिन कुछ चीजें आपको एज इट इज आप एक बार या 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको हो सकता है पीडीएफ को, इसलिए मुझे उम्मीद है या मुझे भरोसा है कि आप पीडीएफ को जरूर पढ़ेंगे। पीडीएफ से आपको आसानी से चीजें समझ में भी आएंगी। इसलिए वो सारी चीजें मैं कोशिश किया हूँ कि मैं 2 या 3 स्लाइड में उन सारी चीजों को कवर कर सकूं और वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं।
हिंदी माध्यम के छात्र क्योंकि ज़्यादा हैं, तो इनके लिए हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंटेंट यहाँ पर हमने रखा है। अमित शाह जी ने क्या कहा है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, तो मैंने आपको बता दिया 3 चीज़ों की मेजर रूप से चेंजिंग की गई है। उन तीनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता बिल, सीआरपीसी का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट का नया नाम भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, क्या कहा है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक को जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। मतलब क्या, अमित शाह जी का सिंपल सा कहना है कि उस समय के जो लॉज थे, जिस बेसिस पर बनाए गए हैं, आज का समाज क्योंकि लगातार तेजी से चेंज कर रहा है, इस वजह से इन पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर लॉज है, ये जो पर्टिकुलर कोड है, इनमें से कुछ लॉज की छटनी कर देनी चाहिए और कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। ऐसा आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया जाए, पूरी तरह से चीजों को एक बार फिर से नए लेवल के साथ रिफ्रेश करने का काम किया है इस बिल के माध्यम से। भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक के धारा 150 स्पष्ट रूप से जून में भारत के विधि आयोग की राजद्रोह के लिए वैकल्पिक सजा को 3 से बढ़ाकर 7 साल करने की सिफारिश में ध्यान रखती है। यानी कि भारतीय संहिता सुरक्षा बिल में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो पनिशमेंट है सेडिशन का, यानी राजद्रोह करने का, कि जो पनिशमेंट या सजा थी वो पहले 3 साल थी और अब कितनी कर दी जानी चाहिए, 7 साल कर दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इस आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने यह सिफारिश की है कि राजद्रोह पर 153 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बरकरार रखा जाए। इससे जोर देकर कहा कि कानूनी प्रावधान को निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि जो प्रावधान थे उन्हें सब कुछ सेम रखा जाए, सिर्फ क्या बढ़ा दिया जाए, सिर्फ बढ़ा दी जाए सजा कितनी कर दी जानी चाहिए, 3 की बजाय 7 साल कर दी जानी चाहिए। क्योंकि ये कानून 153 साल से चला आ रहा है, इस वजह से उस कानून में कोई इतना खास फर्क ना किया जाए, यानी उसके प्रावधान जो है, कानूनी प्रावधान, उनको निरस्त ना किया जाए, कुछ मेजर चेंजेस कर दिए जाए। वो मेजर चेंज क्या है कि सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। आयोग ने आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह कानून में संशोधन का समर्थन किया ताकि प्रावधान की व्याख्या, समझ और उपयोग में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। वही मेरा कहना है कि सिंपल सी बात यह है कि इस बिल को पेश करने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि इसकी व्याख्या और अधिक अच्छे से हो जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए, इसका उपयोग और उपयोग में दिखाई गई जो स्पष्टता है, यानी सारे जो लॉज है वो लॉज क्लैरिफाई रहें, सारी चीजें या पिन पॉइंटेड या सारी चीजें समझ में आए, ऐसा लॉ बनाने की जरूरत थी। इस वजह से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें एज इट इज समझ में आई होंगी। यहाँ पे कुछ और प्रावधान है। आयोग ने कहा है कि राजद्रोह कानून जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास या 3 साल की सजा का प्रावधान है, में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सके। इसने अदालतों को अधिनियम के पैमाने और गंभीरता के अनुसार राजद्रोह के मामले में सजा देने के लिए अधिक जगह देने का आह्वान किया। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा, एक अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में धारा 124A के बारे में क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जो कि एक गैर जमानती अपराध है। इसकी औपनिवेशिक उत्पत्ति को सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं बताया गया है। कार्यकर्ताओं और न्यायविदों ने आरोप लगाया है कि असहमति को दबाने के लिए अक्सर इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सेकेंड, चलिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए और जब आप पढ़ेंगे तब आपको चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यदि किसी आरोपी ने मुकदमे के दौरान किए गए अपराध के तहत सजा की अधिकतम अवधि का आधा समय जेल में बिताया तो उसे जमानत देने का प्रावधान है। यानी कि नागरिक सुरक्षा संहिता में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अधिकतम अपनी जो सजा है, अधिकतम सजा का आधा भी अगर समय जेल में बिता लिया है तो उसे जमानत का प्रावधान दिया जाए, ऐसा कुछ कहा गया है। विभिन्न अपराधों को लिंग तटस्थ बनाने की मांग की गई है, यानी कि आप ऐसा कहें जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की गई है। ठीक है, मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी के लिए कानून समान है। भारतीय न्याय संहिता के तहत आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध के नए अपराध जोड़े गए हैं, तो कुछ नए अपराध भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। शाह ने कहा है जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा वो ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा और मजबूती बनाए रखने के लिए थे, विचार दंड देने का था, न्याय देने का नहीं। उन्हें प्रतिस्थापित करके, मतलब ऐसे कानून जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब उस समय पर, जो कि सिर्फ
दंड देने की बात करते थे, न्याय देने की बात नहीं करते थे। ऐसे कानून जो कि उस समय सिर्फ दंड देने की बात करते थे, न्याय देने की बात नहीं करते थे, उन कानूनों को हटा देना चाहिए और या फिर रिप्लेस कर देना चाहिए। तो क्या नए रिप्लेसमेंट किए गए हैं? तो नए 3 कानून भारतीय नागरिकों की रक्षा अधिकारों की रक्षा की भावना को बढ़ाएँगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुछ नए 3 कानून इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और अलग-अलग मुद्दे या अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में दिया गया है। ठीक है। शाह ने कहा दंड देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि विधेयक आतंकवाद, मॉब लिंचिंग के मुद्दों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्ती से निपटेंगे। यानी कि जो मॉब लिंचिंग होता है, आतंकवाद है या फिर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं, उन पे सख्ती दिखाई जाएगी। 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती रही। आप सोचिए 1860 में आईपीसी बना और लगातार 2023 तक उन्हीं के द्वारा जो कानून बनाया गया, सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे, किसी भी तरह के मेजर चेंजेस नहीं किए गए। इस वजह से चेंजेस ये किए जा रहे हैं, जो कि अपने लेवल पर एक अच्छे चेंजेस हैं। आपराधिक कानून भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए होने चाहिए। आज हम 3 विधेयक लेकर आए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। शाह ने कहा सजा की दर को 90% से ऊपर बढ़ाना चाहते हैं उन अपराधों के लिए जिनमें 7 साल से अधिक की सजा है। फॉरेंसिक टीमें इस घटनास्थल पर होनी चाहिए जिससे अपराधियों को बरी होने की संभावना कम हो जाए। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी अदालतों को कंप्यूटरीकृत करना चाहते हैं। शाह ने कहा कि बलात्कार के मामलों में बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई। तो मुझे उम्मीद है इसमें कुछ समझने जैसा इतना है नहीं, आप एज़ इट इज़ इन्हें पढ़ सकते हैं। शाह ने कहा पुलिस में की जाँच में अब देरी नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा शिकायत दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा। जाँच की सभी मामलों में 180 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। न्यायाधीश को आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। मतलब किसी व्यक्ति का अगर आरोप सिद्ध हो गया है तो 30 दिनों के अंदर फैसला देना होगा। उन्होंने कहा न्यायाधीश सुनवाई और आदेशों में देरी नहीं कर सकते। उन्हें 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन किया जाना ज़रूरी है। मतलब आप ऐसा कहें कि इसका प्रमुख उद्देश्य भी क्या है? डिजिटलाइज़ेशन, यानी जितने भी मामले हैं, उन सभी को डिजिटलाइज़ भी किया जाएगा, कंप्यूटरीकृत भी किया जाएगा। ना सिर्फ पेपर में रिकॉर्ड होगा बल्कि डिजिटलाइज़्ड भी किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप एज़ इट इज़ पढ़ेंगे ज़रूर, इसलिए मुझे आप पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें। एटलीस्ट एक बार पढ़ लें, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो आप पढ़ ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है संत रविदास टेम्पल इज टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? संत रविदास का जो टेम्पल है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, पन्ना या सागर। इसका जवाब आप कहाँ देंगे? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री से रिलेट करता है? तो आपको बताना है इंडिया, रशिया, यूके या यूएसए। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। और मुझे उम्मीद है कि इन सब का जवाब आप ज़रूर देंगे। ज़रूर दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या जितना ज़्यादा आप हमसे इंटरैक्ट होते रहेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी क्योंकि कंटेंट बहुत कम है, इसलिए याद रखना लंबे समय तक आसान है। इसलिए आप ज़रूर ये इस पहल का हिस्सा बनें। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, डायरेक्ट स्कैन करके पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम या फेसबुक पर आप अपने सवाल या आपके सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आपका सपोर्ट जब होगा तभी हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए लगातार प्रेरित होते रहेंगे और कुछ अच्छा करते रहेंगे, आपके लिए कुछ अच्छा नया और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।